समास प्रकरणम। समास प्रकरण में द्विगु समास का विचार हम लोग कर रहे थे और उस द्विगु समास के तीन भेद है। कर्मधारय की अंतर्गत आता है, उसका ही एक उपभेद है ये द्विगु समास। उसके तीन भेद, समाहार द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु और उत्तर पद द्विगु। उसमें समाहार द्विगु समास का विचार किया। अब तद्धितार्थ द्विगु, क्या समास है? तद्धितार्थ द्विगु, ये शीर्षक लिखते हैं। जब द्विगु समास तद्धित प्रत्ययांत होता है, तद्धित प्रत्ययांत होता है, तब उसे तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। ठीक है। तद्धित प्रत्ययों की संज्ञा है, तो तद्धित प्रत्यांत यदि रहता है यह समास, तब उसको कहते हैं क्या? तद्धितार्थ द्विगु। उसके उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1, षण्णाम मातॄणाम अपत्यम। षण्णाम मातॄणाम अपत्यम षाण्मातुरः। षाण्मातुरः मूर्धन्य ष। षाण्मातुरः अर्थ है 6 माताओं की संतान। माताओं की संतान। आगे दूसरा उदाहरण, द्वयोः मात्रोः अपत्यम। द्वयोः मात्रोः अपत्यम द्वयीमातुरः। द्वयीमातुरः अर्थ 2 माताओं की संतान। 2 माताओं की संतान। आगे नंबर 3, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंचकपालः। पंचकपाल कौन? पुरोडाश। 5 कपालों में बनाया हुआ पुरोडाश, 5 खप्पड़ उसमें बनाया हुआ। हो गया ना? आगे चलिए। पंचभिः गोभिः परिक्रीतः। पंचभिः गोभिः परिक्रीतः। पंचगुः कौन? वृषभः। वृषभः उसका अर्थ पंचगु का अर्थ मतलब 5 गायों से खरीदा हुआ बैल। 5 गाय दिया और एक बैल लिया, उसको कहेंगे पंचगु।
ठीक है, आगे चलिए। पंचानाम नापितानाम अपत्यम, पंचानाम नापितानाम अपत्यम, पांच नापितः, पांच नापितः, पांच नाइयों की संतान। नाई मतलब नावी, पांच नाइयों की संतान। हो गया जी। चलिए एक टिप लिखिए, टिप्पणी। शाण मातुर आदि तद्दितांत शब्द है। शाण मातुर आदि तद्दितांत शब्द है, उसमें षट शब्द और मातृ शब्द का ही द्विगु समास है। मातृ शब्द का ही द्विगु समास है। पूर्णविराम। तद्धित प्रत्यय के बिना, तद्धित प्रत्यय के बिना तद्धितार्थ द्विगु समास की तद्धितार्थ द्विगु समास की स्थिति नहीं होती है। स्थिति नहीं होती है। हो गया भाई। चलिए, तो द्विगु समास के तीन भेदों में से तद्धितार्थ द्विगु, ये जो दूसरा भेद है, इसका विचार हुआ। अब इसके बाद है अंतिम वाला उत्तर पद द्विगु। तो लिखते हैं उत्तर पद द्विगु। नंबर 1, जब द्विगु समास में कोई उत्तर पद रहता है, कोई उत्तर पद रहता है, तब उसे उत्तर पद द्विगु समास कहते हैं। तब उसे उत्तर पद द्विगु समास कहते हैं। ठीक है जी। द्विगु समास सही है, किंतु उसमें और उत्तर पद कोई रहता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद द्विगु समास। उदाहरण से स्पष्ट होगा। लिखते उदाहरण, पंच गावः धनम, पंच गावः धनम यस्य सः पंचगवधनः, पंचगवधनः अर्थ है 5 गौ रूपी धन वाला। 5 गौ रूपी धन वाला। हो गया ना, 5 गौ रूपी धन वाला। उदाहरण दूसरा, चत्वारि मिष्टान्नानि प्रियाणि, चत्वारि मिष्टान्नानि प्रियाणि यस्य
सह चतुर्मिष्टान्न प्रिय। चतुर्मिष्टान्न प्रिय अर्थ लिखिए 4 मिठाइयों को चाव से खाने वाला। 4 मिठाइयों को चाव से खाने वाला, चाव से बहुत प्यार से स्वाद लेते हुए खाने वाला। आगे का उदाहरण 10 गावः धनम यस्य। 10 गावः धनम यस्य सः दशगवधनः। 10 गवधनः, ठीक है ना जी। क्या अर्थ है इसका? जैसे पंचगवधन उस प्रकार 10 गवधन मतलब 10 गौ रूपी धन वाला, जिसकी 10 गाय है जिसके पास, उसको कहेंगे 10 गवधन। आगे 2 अहनी प्रिये यस्य। 2 अहनी प्रिये यस्य सः अहनी प्रिये यस्य सः द्व्यन्न प्रियः। द्व्यन्न प्रियः अर्थ क्या होगा? 2 दिन है प्रिय जिसको, ऐसा व्यक्ति। आगे का उदाहरण 5 सखायः प्रियाः। 5 सखायः प्रियाः यस्य सः 5 सख प्रियः। 5 सख प्रियः मतलब 5 है सखा प्रिय जिसको, मित्र। और एक उदाहरण 3 मासानां जातः। 3 मासानां जातः, त्रिमास जातः। त्रिमास जातः मतलब 3 मासों में जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? त्रिमास जातः। हो गया। नीचे टिप्पणी लिखिए। पंचगवधन इत्यादि पंचगवधनः इत्यादि बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। उसमें पंच शब्द और गो शब्द का, पंच शब्द और गो शब्द का द्विगु समास है। द्विगु समास है। पूर्ण विराम। उत्तर पद द्विगु समास की स्थिति, उत्तर पद द्विगु समास की स्थिति बहुव्रीहि समास के बिना बहुव्रीहि समास के बिना
नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है ना जी। देखिए भाई, तो ऊपर से देखने को ऐसा लग रहा है कि पंचगाव धनम यस्य सह पंचगव धन, अन्य पदार्थों को प्रधानता है, तो ये तो बहुव्रीहि समास हुआ। और विचार तो चल रहा है किसका? द्विगु समास का। ये क्या बात है? तो टिप्पणी लिख दिया। तो पंचगव धन ये पूरा देखेंगे तो बहुव्रीहि समास है, किंतु उसके पेट में, उसके अंतर्गत पंच शब्द और गो शब्द का जो समास है वो द्विगु समास है। तो पंचगव ये द्विगु समास हुआ। उसके आगे उत्तर पद है कौन? धन। इसलिए इस समास को कह दिया, इस द्विगु समास को कह दिया क्या? उत्तर पद समास है कि नहीं? ऐसे ही है सभी उदाहरणों में, जैसे चतुर्मिष्टान्न प्रिय इत्यादि सब जगह यही नियम है कि नहीं? और लिख दिया कि उत्तर पद द्विगु समास जो होता है उसकी स्थिति बहुव्रीहि समास के बिना हो नहीं सकती है। स्वरूप समझ में आया ना? उत्तर पद द्विगु क्यों कहा इसको? ठीक है, चलिए और टिप्पणी नंबर 2। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक ही होता है, किंतु संख्या पूर्व वाले सभी समास द्विगु ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना जी? क्या लिखा है जी? द्विगु समास में क्या होता है? सामान्य नियम, पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि संख्या पूर्व वाले जितने भी समास है वो सब द्विगु ही समास रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उदाहरण, पंचगाव यस्य सह पंचगु। सह पंचगु। इति बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना? तो बोलेंगे भाई अभी तो उदाहरण दिया था पंचगु का, वो तो तद्धितार्थ द्विगु में लिया था, तो उसकी व्युत्पत्ति विग्रह अलग है। वो क्या विग्रह था? पंचभी गोभी परिकृत पंचगु, वो वृषभ अर्थ है उसका, है कि नहीं? 5 गांवों से खरीदा हुआ, है कि नहीं? इसलिए वो तद्धितार्थ द्विगु है। और यहाँ पर क्या अंतर हुआ? पंचगाव यस्य 5 गाय है जिसकी, इसलिए कौन हुआ? बहुव्रीहि हुआ। पंच शब्द आगे दिखाई दिया पूर्व में, इसका मतलब द्विगु है, ऐसी बात नहीं। और उदाहरण, द्वौ च दश च द्वादश। द्वौ च दश च द्वादश इति द्वंद्व। ठीक है ना? देखिए भाई, ये द्वंद्व समास है। संख्या तो पूर्व में, तो भी क्या है? द्वंद्व है। आगे, अष्टाधिकाविंशतिः
अष्टाधिकाविंशतिः बराबर अष्टाविंशतिः। बराबर अष्टाविंशतिः। कर्मधारय, ये कर्मधारय समास है, मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। ठीक है जी। देखिए, मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि यहाँ पर पंचगु में पंच, द्वंद्व द्वादश, द्वादश में दो, अष्टाधिका में अष्टा इत्यादि संख्यावाचक शब्द पूर्व में होने पर भी ये द्विगु नहीं है। हो गया ना, अंतर हुआ, समझ में आया? चलिए, ये हुआ भाई द्विगु समास का प्रकरण पूरा हुआ। पीछे भेद किए थे किसके? तत्पुरुष समास के। कितने भेद किए थे? 4। कौन कौन? सामान्य तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और नए प्रवृत्ति। तो अभी तक हम लोगों ने सामान्य तत्पुरुष समास, उसके जो 7 भेद थे उसका विचार किया। कर्मधारय समास, उसके भी 9 भेद थे, उसका भी विचार हुआ। और द्विगु समास, जिसके 3 भेद है, उसका विचार हुआ। अब चलते हैं नए प्रवृत्ति, जिसके 5 भेद है, उसका विचार करते हैं। तो लिखते हैं नय प्रवृत्तयः पंच। तो पहले सामान्य नियम बताते उसका, फिर एक एक का विचार करेंगे 5 में से। तो लिखते हैं अभी तक तत्पुरुष समास का जो विवरण, अभी तक तत्पुरुष समास का जो विवरण दिया गया है, उसके अतिरिक्त भी कुछ समासांत पद मिलते हैं। कुछ समासांत पद मिलते हैं, अर्धविराम, जो कि इस समास के नियमों में, जो कि इस समास के नियमों में, जो कि इस समास के नियमों में समाविष्ट नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते, नियमों में समाविष्ट नहीं हो पाते, परंतु उनका समावेश अन्य समासों में भी, उनका समावेश अन्य समासों में भी नहीं हो पाता है। अन्य समासों में भी नहीं हो पाता है, और न उनका कोई इन 6 समासों के अतिरिक्त, इन 6 समासों के अतिरिक्त पृथक अस्तित्व ही है, पृथक अस्तित्व ही है। अतः ऐसे समासों को तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना जाता है। ऐसे नए आदि 5 भेद है।
ऐसे नए आदि 5 भेद है। ठीक, देखिए भाई अर्थ अभी तक तत्पुरुष समास का विवरण किया बहुत सारा। दरवाजा खोलो। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त भी कुछ समासांत पद मिलते हैं। ठीक है ना जी, जो कि इस समास के नियमों में समाविष्ट नहीं हो पाते, परंतु है कि नहीं, उनका समावेश अन्य समासों में भी नहीं हो पाता है। लगा कि नहीं? और न उनका कोई इन 6 समासों के अतिरिक्त पृथक अलग से कोई अस्तित्व भी है। इसलिए अतः ऐसे समासों को तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है और अलग से नाम दे दिया। क्या? नयादि तत्पुरुष समास, वो 5 भेद है। तो चलिए लिखिए नीचे की पंक्ति में नय आदि 5 समास। नय आदि 5 समास। लिखा नए आदि 5 समास। उसके नीचे के पंक्ति में लिखेंगे अब नाम। तालिका नाम, हाँ तालिका। ठीक, उसी लाइन में आगे कुछ जगह छोड़कर बीच में विग्रह 3 खाली करने। हाँ वही बीच में विग्रह, नाम शब्द के आगे उसी लाइन में बीच में विग्रह, उसी लाइन में अंतिम में समास। नाम, विग्रह और समास। तो नंबर 1 नए समास। नए समास, उसका उदाहरण दे रहे विग्रह के नीचे लिखिए न धर्म। न धर्म, और समास के नीचे अधर्म। ठीक, देखो भाई अधर्म ये समास है। कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास है। उसका विग्रह न धर्म, ये विग्रह हुआ न धर्म। ठीक, चलिए आगे उसके नीचे के लाइन में नंबर 2 कुसमास। क्या है जी? कुसमास। विग्रह कुत्सितः पुरुषः। कुत्सितः पुरुषः, और समास के नीचे कुपुरुषः। कुपुरुषः हो गया जी। तो कुपुरुष समास हुआ है, उसका विग्रह कुत्सितः पुरुष है। और किस समास के अंतर्गत आएगा? नहीं, लिख दिया नाम इधर, कुसमास। कौन सा समास है? कुसमास। 5 भेद लिख के दिया है ना आपको। नए प्रभुति 5, कौन कौन है वो 5? नए तत्पुरुष समास, कुसमास, गति समास, प्रादि समास, उपपद समास, है कि नहीं? ये तो उसमें 2 नंबर का ये कौन सा हुआ? कुसमास हुआ। उसके हर एक की व्याख्या लिखाएंगे, एक एक सामान्य रूप से उदाहरण, उसका नाम, उसका विग्रह, उदाहरण, एक एक उदाहरण सामान्य रूप से ध्यान दे रहे हैं अभी। चलिए नंबर 3 गति समास। गति समास, और उसका लिखिए विग्रह अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा समास बनेगा शुक्लीकृत्य। शुक्लीकृत्य। ठीक है जी। हाँ, जो अशुक्ल है, शुक्ल नहीं है, पहले सफेद नहीं है, उसको सफेद बना दिया, उसको क्या कहते? शुक्लीकृत्य, है कि नहीं? इस तरह आएगा आगे। चलिए नंबर 4 प्रादि समास।
तो विग्रह में लिखते हैं। अब विग्रह में लिखिए नंबर 1 प्रगतः आचार्य, विग्रह के नीचे लाइन में प्रगतः आचार्य। उसी के नीचे नंबर 2 अतिक्रांतः देवम, विग्रह में ही, हाँ नंबर 2 अतिक्रांतः देवम, अतिक्रांतः देवम हुआ। उसी के नीचे 3 नंबर क्या है, निष्क्रांत वाराणस्याः, निष्क्रांत वाराणस्याः। 3 उदाहरण हुए। तो पहला विग्रह हुआ प्रगतः आचार्य, उसका सामासिक शब्द बनेगा प्राचार्य। तो आगे लिखिए समास के नीचे लाइन में प्राचार्य। प्राचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रगतः आचार्य, प्राचार्य है कि नहीं, अत्यंत प्रगतिशील आचार्य, ठीक है ना, प्राचार्य। एक आचार्य होते, एक प्राचार्य होते, ठीक है ना। कुलपति, पता है कुलपति, पूर्ण यूनिवर्सिटी का जो मालिक होता है ना, अध्यक्ष, उनको नाम दिया जाता है क्या, कुलपति। अंग्रेजी में दूसरा कुछ नाम होगा, ठीक है जी। चलिए नंबर 2 क्या लिखा था, अतिक्रांत देवम, तो उसके लिखिए समास अतिदेव, अतिदेव। और तीसरा जो लिखा है निष्क्रांत वाराणस्याः, इसका समास बनेगा निर्वाराणसी, निर्वाराणसी लिखा। चलिए इसकी 3 उदाहरण दिया प्रादि समास के। फिर आप लिखिए नंबर 5 उपपद समास, उपपद समास, ठीक है। तो विग्रह के नीचे लिखते हैं कुंभम करोति इति, कुंभम करोति इति, कौंस में लिखिए यहां विग्रह में ही, विग्रह में ही तिङन्त पद है, तिङन्त पद है, न तू समास में, न तो समास में। अतः तिङन्त के साथ समास नहीं है, अतः तिङन्त के साथ समास नहीं है, ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, कुंभम करोति इति ये विग्रह हुआ। कोई बोलेंगे भाई कुंभम करोति, करोति है तो तिङन्त पद है, और तिङन्त के साथ तो समास होता नहीं है, पहले बताया है, या कैसे कर रहे हो, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया कि यहाँ तिङन्त पद जो दिखाई दे रहा है करोति, ये विग्रह की, विग्रह में है, विग्रह तो कर सकते हैं, समास नहीं बनता है तिङन्तों का, ठीक है ना जी। तो विग्रह में ही तिङन्त है, समास में नहीं। फिर समासिक शब्द क्या बनेगा, तो लिखते हैं समास के नीचे उस लाइन में कुंभकार, कुंभकार, ठीक है। तो उसका विग्रह क्या हुआ, कुंभम करोति इति कुंभकार, जो कुंभ को बनाता है, घट को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कुंभकार, ठीक है ना। समास में है क्या, तिङन्त पद नहीं है, इसलिए तिङन्त के साथ समास होता ही नहीं है। हो गया, ती हुई एक तालिका सामान्य रूप से एक एक उदाहरण से। अब चलते एक एक का विस्तार करते थोड़ा। तो उसमें पहला कौन बताया था, नए तत्पुरुष समास, तो लिखते फिर शीर्षक दीजिए नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास नंबर 1, जब
जब निषेधार्थक नय शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास होता है तब वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। नए तत्पुरुष समास कहलाता है। सूत्र है नए 226 नए, ये सूत्र है 226। ठीक है, क्या अर्थ हुआ जी? जब निषेधार्थक कौन? नए, इसका नए शब्द का किसी भी शब्द के साथ जब समास होगा ना तब उस समास को कहते क्या? नए तत्पुरुष समास। नीचे टिप्पणी लिखेंगे, न के बाद जब कोई व्यंजनादि शब्द समास के लिए आता है, तब समास होने के बाद न का अ हो जाता है। न का अ हो जाता है। और यदि पर में कोई स्वर आता है, तब तो न का अन हो जाता है। न का अन हो जाता है। हो गया जी, सीधी बात है। आगे का पद यदि व्यंजनादि है तो न का अ, और आगे का पद यदि स्वरादि है तो न का अन। हो गया ना? चलिए उदाहरण में आएंगे। तो उदाहरण लिखते हैं। नंबर 1, न ब्राह्मण बराबर अब्राह्मण। अब्राह्मण अर्थ है ब्राह्मण से भिन्न। अब देखिए, न ब्राह्मण विग्रह में न का समास है ब्राह्मण शब्द के साथ, और उत्तर पद जो ब्राह्मण है उसका आदि वर्ण कौन है? व्यंजन। इसीलिए न को क्या हुआ? अ, तो समास बन गया क्या? अब्राह्मण। ठीक, आगे चलिए। उदाहरण दूसरा, न धर्मः अधर्मः। न धर्मः अधर्म अर्थ है धर्म से अन्य।
धर्म से अन्य। आगे न सत्यम असत्यम, न सत्यम बराबर असत्यम, अर्थ है सत्य से विपरीत। सत्य से उल्टा, सत्य से भिन्न, सत्य से विपरीत हो गया। आगे चलिए, न ईश्वरः, न ईश्वरः बराबर अनीश्वरः, अनीश्वरः अर्थ है ईश्वर का अभाव, ईश्वर का अभाव। अब देखिए यहां पर न ईश्वर या में न और ईश्वर इन दो शब्द का समास है, और न के आगे वाला पद ईश्वर वो व्यंजनादि है कि स्वरादि है? स्वरादि है। इसलिए न का क्या हो गया? अन। तो अन ईश्वर जोड़ दिया तो अनीश्वर। ठीक है, उदाहरण और लीजिए, न अश्वः, न अश्वः तो क्या बनेगा इसका? अनश्वः, स्वरादि है। अनश्वः अर्थ होगा घोड़े से भिन्न, घोड़े से भिन्न। आगे न कालः बराबर अकालः, न कालः बराबर अकालः। और उदाहरण आगे, अर्थ वही है काल से भिन्न कि वह काल का अभाव। है कि नहीं? न काल अनुचित काल, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए, न अंतः बराबर अनंतः, अर्थ होगा नाश से रहित। न अंतः अनंतः, नाश से रहित। अंत शब्द का अर्थ होता है नाश, न ने निषेध कर दिया, नाश से रहित। आगे न उचितम बराबर अनुचितम, अनुचितम अयोग्य हो गया ना। आगे का उदाहरण, न संदेह असंदेह, न संदेह बराबर असंदेह, संशय रहित। आगे न विघ्नः, न विघ्नः बराबर अविघ्नः, विघ्न रहित। आगे न आगमनम, न आगमनम बराबर अनागमनम, अनागमनम। ठीक है, आगमन मतलब आना, अनागमन, अनागमन मतलब न आना। चलिए, न विवादः अविवादः, विवाद का अभाव। न विवाद अविवाद, विवाद कहते झगड़ा, अविवाद मतलब झगड़े का अभाव। आगे न पटुहु बराबर अपटुहु, पटु कहते चतुर को, फिर अपटु का अर्थ क्या होगा?
हाँ हाँ, अचतुर, चतुर जो नहीं है उसको क्या कहेंगे? अपटु। आगे, न उपलब्धि, न उपलब्धि बराबर अनुपलब्धि, उपलब्धि का अभाव। उपलब्धि कहते प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अभाव। न उपलब्धि अनुपलब्धि। आगे, न पंथा, न पंथा बराबर अपंथा। न पंथा अपंथा, अपंथा भी बनता है, अपथम भी बनता है, अपथम। अमार्ग, जो मार्ग नहीं है। हो गया। एक टिप्पणी लिखते हैं। कुछ नए समासों में कुछ नए समासों में नए के नकार का नए के नकार का लोप नहीं होता है। नए के नकार का लोप नहीं होता है। ठीक। सूत्र, न भ्राण न पान। बड़ा सूत्र है, बाद में आप अष्टाध्यायी में खोलकर लिख लीजिए। न भ्राण न पान वेदाना सत्यान मुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। नंबर 6375, 6375 75। उदाहरण, न स्त्री न पुमान, न स्त्री न पुमान बराबर नपुंसकम। दोनों का एक ही सामासिक शब्द, सामासिक शब्द की विग्रह है। न स्त्री न पुमान विग्रह हुआ और सामासिक शब्द बन गया नपुंसकम। अर्थ, स्त्री पुरुष से भिन्न, जो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है। नपुंसकम हो गया। चलिए आगे का उदाहरण, न असत्याः, न असत्याः बराबर नासत्याः। क्या अर्थ होगा इसका? न असत्याः नासत्याः, नासत्याः का क्या अर्थ होगा? झूठ नहीं है। हाँ, झूठ नहीं है। हाँ, जो झूठ नहीं है, जो सच्चे है पूरे पूरे। असत्याः न, असत्य मतलब, असत्य का मतलब होता है क्या? झूठ मूठ, ऐसी जो नहीं है अर्थात सच्चे है। तो जो झूठे नहीं है पूरे सच्चे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं? पूरे पूरे सच्चे होते, सच सच बोल देते हैं। उनको जानती ही नहीं झूठ बोलना। उनको झूठ बोलना कौन सिखाते हैं? बड़े लोग। एक घर में कह दो, आगे कोई आदमी आता है गांव का, पूछता है राम राव है का घर में? ये कहता है बच्चे को, अरे रख नहीं मनु सांग, सीख गया। होने पर भी नहीं बोलना तो झूठा हो गया ना जी। चलिए आगे का उदाहरण, न भ्राट, न भ्राट बराबर न भ्राट, न भ्राट। इसका अर्थ है काला बादल। न भ्राट, काला बादल मतलब न चमकने वाला। ठीक है ना जी।
ये किसके उदाहरण चल रहे हैं? बहुत जगह नए समास में न का लोप नहीं होता है, इसके उदाहरण है। और उदाहरण लीजिए, न पात, न पात, न पात बराबर न पात। इसके दो अर्थ है, अरक्षक किंवा पौत्र नातू। आगे का उदाहरण, न वेदाह बराबर न वेदाह। तो न वेदाह ये विग्रह हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो न वेदाह, मतलब न जानने वाला, अजानकार। हो गया। और एक उदाहरण, न मुचिहि, न अधिक मुचिहि बराबर न मुचिहि। हो गया ना, न मुचि अर्थ न छोड़ने वाला। न छोड़ने वाला कौन? कामदेव, कामदेव इत्यादि। हो गया जी। ये इतने उदाहरणों में न का लोप नहीं हुआ है, इसलिए बता दिया। ये हो गया समास, कौन सा? नए तत्पुरुष समास। ठीक है ना। अब उसके आगे वाला भेद कौन बताया था? कुसमास। तो लिखते हैं कुसमास। कुसमास। तो देखिए नंबर 1, कुत्सित। कुत्सित कौंस में लिखिए निंदा, कौंस बंद, निंदा देखिए भाई। तथा अल्प अर्थ वाले, तथा अल्प अर्थ वाले कुअव्यय का, कुअव्यय का विशेष शब्द के साथ, विशेष शब्द के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है, पूर्ण विराम। उसे कुसमास भी कहते हैं। उसे कुसमास भी कहते हैं। सूत्र, कुगति प्रादयः, कुगति प्रादयः। नंबर है 2218। ठीक है जी। चलिए भाई, तो एक अव्यय है कु, उसका अर्थ है कुत्सित अर्थात निंदा, निंदा अर्थ वाला है। क्यों? वहां अल्प अर्थ होता है कई कई का। ऐसा अव्यय जो कु उसके साथ किसी विशेष शब्द के साथ है कि नहीं, कु के साथ विशेष शब्द का समास होता है तो उसको कहते हैं क्या? तत्पुरुष समास। उसको कुसमास भी कहते हैं। मिला जी। उदाहरण, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः बराबर कुपुरुषः। कुपुरुष अर्थ है खराब आदमी। खराब आदमी। हो गया ना जी। कुत्सित पुरुष, कुपुरुष। ठीक है ना। तो संस्कृत में कुपुरुष, मराठी में क्या बोलते इसको? कुपुरुष। इसके लिए मराठी में अनुवाद शब्द कुचित। कुत्सर अलग है, कुत्सर अलग है, कुचित अलग है।
कुत्सर म्हणजे कसा, काम करण्यामध्ये तो कुत्सरपणा करतो. पण हा कुचित म्हणजे कसा, आडवा चालणारा, वाकड तिकडे बोलणारा, काहीतरी छलकपट करणारा, त्याला काय म्हणतो आपण, कुचितपणा करणे. आहे की नाही, लक्षात आलं की नाही. वाईट माणूस. हा वाईट ना, खराब आदमी, वाईट माणूस. हो गया ना. हा, कपडे वाळू घातले, आपला कपडा पडला खाली, भरला मातीने, दुसऱ्याचा भरला पाहिजे, त्याचा खाली टाकून द्यायचा मुद्दा. उदाहरण सांगितलं याचं भरपूर आहे उदाहरण. का हो? कुचितपणा. झाडू लावता लावता आपल्या खाडाघरचा कचरा जमा करायचा आणि फेकून द्यायला पाहिजे ना, द्यायचं सगळं लोटून. तो कुठं पोरायला तरी पाहिजे पाहिजे, आता काय त्याला म्हणतो. कळलं की नाही. कुचित पुरुष. सीताफळ त्याची लई मोठे मोठे राव, पण आपल्याला आणला नाही. पण आता किंवा आपल्या पिकासारखे नाही, डोळे पडलेले नाही व्यवस्थित, तो इथं नाही. मग काय करायचे, बदला करून टाकायचे, त्याची काढून घ्यायची, ती ठेवून द्यायची. उदाहरण सांगितले हो, आहे की नाही. तो लईच चकाचक धुतो राव, पण मला काय लई खराब झालं. आता कोण घाशीत बसन, जेव्हाची वेळ झाली घंटी, तो गेला कुठेतरी हातपाय धुवायला, त्याचं उचलायचं घेऊन जायचं आणि आपण ते ठेवून द्यायचं. समज में आया ना. चलो भाई, को पुरुष है कुछ दुसऱ्याची. हा चला, लागलं ना. चला आणखीन उदाहरण लिहा. कधी संस्कृत मध्ये का पुरुष असा पण शब्द बनतो, त्यासाठी लिहा. कुत्सित पुरुष बराबर का पुरुष. अर्थ तोच आहे, खराब मनुष्य, खराब आदमी, का पुरुष. क्यों हुआ ऐसा का यहां पर, तो लिखिए कौंस में. यहां सूत्र बताता हूं. विभाषा पुरुषे सूत्र है. विभाषा पुरुषे 63106 63106 सूत्र से पुरुष शब्द परे रहते, पुरुष शब्द परे रहते, विकल्प से कु के स्थान पर का आदेश होता है, हुआ है. का आदेश हुआ है. कु के स्थान पर आदेश हुआ. कौन, का. कौन से सूत्र से, विभाषा पुरुष है कि नहीं. पुरुष शब्द पर में है कि नहीं, इसलिए विकल्प से कु के स्थान पर का आदेश हुआ. आगे चलिए, दूसरा उदाहरण आगे वाला. कुत्सितम अन्नम. कुत्सितम अन्नम बराबर कदन्नम. कदन्नम खराब अन्न. देखिए भाई, या कुत्सित अर्थ में कु है, तो कु तो हुआ नहीं. कुआ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कत. कदन्नम हुआ कि नहीं. क्यों ऐसा हुआ, लिखिए कौंस में सूत्र. कोहो कत तत्पुरुषेचि. कोहो कत तत्पुरुषेचि 63101 63101 सूत्र से कु के स्थान पर कत आदेश हुआ है. कत आदेश हुआ है. हो गया जी, समय तो हो गया. लिखिए दो उदाहरण. कुत्सितः अश्वः.
बराबर कदश्वः, कदश्वः कमजोर घोड़ा। आगे कुत्सितः रतः, कुत्सितः रतः बराबर कदरथः, कदरथः खराब रथ। ठीक, आगे कुत्सितः पंथाः, बराबर का पथः खराब रास्ता, का पथः। किसको कहते का पथ पता है? रास्ते में खड्डे, उबड़ खाबड़, ये कोई बात नहीं, चल जाएगा। किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि रास्ते में नहीं खड्डे होते, फिर खड्डों में रास्ता होता है। उसको कहेंगे क्या? का पता हुआ। आगे लिखिए, ईशत कौंस में लिखिए अल्पम, ईशत कौंस में लिखिए अल्पम, कौंस बंद। आगे उष्णम बराबर ईशत उष्णम, ऐसे कि नहीं है? ईशत का अर्थ अल्प है यहाँ पर, इसलिए अल्प कौंस में लिखा। ईशत उष्णम बराबर कु अधिक उष्णम, कु अधिक उष्णम बराबर कवोष्णम, कवोष्णम इसका अर्थ है थोड़ा गर्म, थोड़ा गर्म। आगे ईशत, दूसरा उदाहरण, ईशत उष्णम, ईशत उष्णम बराबर कु अधिक उष्णम, कु अधिक उष्णम बराबर कोष्णम, कोष्णम। देखिए ऊपर क्या हुआ? कवोष्णम, अब क्या हुआ? कोष्णम। दोनों का अर्थ किए थोड़ा गर्म। और एक ईशत उष्णम बराबर, ईशत उष्णम बराबर कु अधिक उष्णम, कु अधिक उष्णम बराबर कदुष्णम, कदुष्णम अर्थ वही है, थोड़ा गर्म। तो तीन बन गए, कवोष्णम, कोष्णम, कदुष्णम। ठीक है, टिप्पणी लिखिए, यहां तीनों जगह, यहां तीनों जगह कवम चोष्णे सूत्र है, कवम चोष्णे 6-3-107, 6-3-107 सूत्र से कु के स्थान पर, कु के स्थान पर कव अर्धविराम का तथा कत आदेश हुआ है, तथा कत आदेश हुआ है। ठीक, अंतिम का उदाहरण लिखिए, आगे का अर्थ सरल है ना। आगे ईशत मधुरम, ईशत मधुरम बराबर कु अधिक मधुरम, कु अधिक मधुरम बराबर का मधुरम, का मधुरम थोड़ा मीठा अर्थ है, थोड़ा मीठा। नीचे लिखिए एक वाक्य कौंस में, ईशद अर्थे सूत्र है,
ईषदर्थे 6, 3, 105 6, 3, 105 सूत्र से कु के स्थान पर का आदेश हुआ है। का आदेश हुआ है। ठीक, बस आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।